नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए सेट नंबर दूसरे का पार्ट नंबर तीसरा, यानी ये अंतिम पार्ट है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो यही अंतिम पार्ट है और इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए सेट नंबर तीसरा। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी के हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए 6 का का से स्टार्ट करेंगे प्रिय विद्यार्थी, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन तक हम फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। लेकिन कृपया करके प्रिय विद्यार्थियों आप हमारी वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ही देखिएगा, ताकि आपको पूरा से पूरा हर चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। नंबर पहला है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, यही कह रहा है, इसकी संरचना हमें लिखना है। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेक किया जाता है, कितने कार्बन की चैन है, तो पेंटेन 5 कह रहा है ना, पेंट का मतलब होता है 5। तो 1 2 3 4 5, आप 5 कार्बन की चैन बना देना। लेकिन एन यानी पेंटेन यानी कि मतलब इसका मतलब है एल्केन कंपाउंड है। ठीक है ना, तो हर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है 2 नंबर में क्लोरो, तो 1 2 नंबर में क्या लगा दीजिए, क्लोरो। ठीक है, या आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, 1 2 यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा 3 नंबर में क्या है, क्लोरो यानी मेथिल है, तो 3 नंबर में आप 1 2 3 यहाँ पर मेथिल लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन की संरचना। इसके बाद दूसरा नंबर 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन यानी डबल बॉन्ड है प्रिय विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो कितने नंबर है, 2 नंबर में। तो ब्यूट कराना तो नंबर ऑफ कार्बन की चैन कितनी है, 4 की। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 कार्बन की चैन हो जाएगी। लेकिन 2 नंबर में इन कह रहा, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाइएगा, दूसरे नंबर पर 1 2 यानी यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास कार्बन बचे हैं, ये और ये कार्बन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल। और यहाँ पर भी कैसा आएगा, सिंगल आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर में ही डबल बॉन्ड की उसने बात की है। इसके बाद देखिए 1 नंबर में ब्रोमो लगाना है, और 4 नंबर में 1 नंबर में भी, और 1 2 3 4 यहाँ पर भी आपको लगा देना है बी आर। ठीक है ना, यही है ब्रोमो। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, यही कह रहा है ना। तो देखिए प्रोपेन यानी कि मतलब 3 कार्बन की चैन है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है ना, 1 2 3। इसके बाद देखिए आपको ऐसे ही करना है, लेकिन 2,2 डाई मेथिल, ठीक है ना, और 1 नंबर ब्रोमो भी, तो 1 नंबर ब्रोमो करना है। तो देखिए 1 नंबर पे ब्रोमो यहाँ पर हमने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, 2,2 डाई मेथिल, तो 1 2 यहाँ पर लगाइएगा, 2 मेथिल लगाना है। ठीक है ना, एक ये हो गया, एक ये होगा, 2,2 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ये हमारे पास चौथा नंबर है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, यानी कि मतलब 1 ब्रोमो और 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है ना, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 नंबर पर है। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन की यहाँ पर क्या हो जाएगी, चैन हो जाएगी। तो 1 नंबर ब्रोमो है, तो 1 नंबर पे आप ब्रोमो लगा दीजिएगा। 2 नंबर मेथिल है, तो 1 2 2 नंबर मेथिल लगा दीजिएगा। 2 नंबर में इन कह रहा, तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी प्रिय विद्यार्थियों संरचना इसकी। इसके बाद देखिए 5वीं नंबर है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, यानी बेंजीन की संरचना सबसे पहले आपको बना देना है। 1 नंबर क्लोरो कह रहा, तो 1 नंबर ये हो गया क्लोरो। ठीक है ना, क्लोरो यानी कि सीएल कहीं भी लगा सकते हैं। और 2 नंबर मेथिल, जहाँ पर आप सीएल लगाओगे तो वहीं से गिनती करोगे। ठीक है ना, वहीं से गिनती करोगे और दूसरे नंबर पर लगा देना है आपको कहीं भी। लेकिन देखिएगा 1 नंबर में क्या है, क्लोरो, यहाँ पर अगर आपने सीएल लगाया है तो यहीं से गिनती करोगे, तो 1 2 यानी यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, CH3। या आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी। ठीक है ना, 1 2 यहाँ पर भी आप CH3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 6 का अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। तो पहला हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है ना, और HBr है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्पाद बनाना है, यानी क्या बनेगा, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर मार्कोनी का आपका नियम लगेगा। क्या लगेगा, मार्कोनी का आपका नियम लगेगा। तो मार्कोनी का आपका नियम कहाँ लगता है, यदि हैलोजन हाइलाइट के साथ क्रिया कराओगे, यानी हैलोजन हाइलाइट की क्रिया किसके साथ कराओगे, जब एल्कीन के साथ, यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ है। तो ये एक प्रकार का अल्कीन है ना, ये देखिए डबल बॉन्ड लगा है, तो ये पूरा कंपाउंड क्या है, एक प्रकार का अल्कीन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पर मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है, वो कहता है कि हैलोजन परमाणु जो है वहाँ पर जाएगा जिस कार्बन की डिग्री जो है अधिक हो, जिसकी डिग्री अधिक हो, हमारे पास हैलोजन परमाणु वहीं पर जाएगा। तो देखिए हैलोजन परमाणु कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री अधिक है, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से। ठीक है ना, जबकि ये जो कार्बन है
ये वाला, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। जैसे इसकी डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डिग्री बिल्कुल तरह से कम हो जाएगी, ठीक है। तो हैलोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो ये देखिए हैलोजन यहाँ पर जा चुका है, ये यहाँ पर लग गया है, और H यहाँ पर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लग चुका है, ठीक है ना। ये 3 हाइड्रोजन हो गए ना, क्योंकि 2 थे 3 हो जाएंगे, तो ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है, ये एक हमारे पास कंपाउंड है और HBr के साथ क्रिया। यहाँ पर भी मार्कोनी का आपका नियम लगा, क्यों, क्योंकि HBr है, यहाँ पर भी HBr था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी वही रूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु वहां जाएगा जिस कार्बन की डिग्री अधिक हो, या जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, यह भी रूल होता है, ठीक है ना। दो में से कोई भी रूल आप समझ सकते हो। तो देखिए, तो इसमें हाइड्रोजन कम है ना, तो यहीं पर हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा। यह आप समझ सकते हैं इसकी डिग्री अधिक है, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री, ये किसी अटैच नहीं है 0 डिग्री, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये जा चुका है, और हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है पीएच। पीएच का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थी फेनिल। क्या होता है पीएच का मतलब, फेनिल, ठीक है। और ये कंपाउंड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, HBr है, लेकिन यहाँ पर क्या है, H2O2 की उपस्थिति। क्या है, H2O2 की यदि उपस्थिति हो और डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोजन हाइलाइड हो, लेकिन H2O2 यदि हो, तो हमारे पास एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगता है। कौन सा नियम, एंटी मार्कोनी का आपका नियम, यानी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था कि हाइड्रोजन कहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, ठीक है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर भी H2O2 होता ना, तो हाइड्रोजन कहाँ जाता, यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर जाता, ठीक है। अब जैसे जैसे देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास H2O2 है, तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास कार्बन है, एक ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, हमारे पास इस वाले कार्बन के पास जाएगा। किस वाले कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखिएगा ये अगला नंबर है, अगला नंबर कह रहा चौथा नंबर कि C6H5Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 शुष्क ईथर है, ठीक है। और ये लैम्डा का चिन्ह है, यानी ताप भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 2NaBr जो है निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, और ये C6H5 है, ये CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर देखिए, ये हमारे पास एनिलीन का स्ट्रक्चर, ये क्या एनिलीन है एक प्रकार से, ठीक है ना। ये ब्रोमोबेंजीन है, ये क्या ब्रोमोबेंजीन है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये NaNO2 प्लस HX है, और 273 माइनस नहीं है, ये डैश होता है, ठीक है ना। 273 डैश 278 केल्विन है ये, यानी तापमान इतना है 73 और 78, 273 और 278 केल्विन तापमान। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा यानी डाइजोनियम साल्ट। क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा प्रिय विद्यार्थी। एक नाइट्रोजन यहाँ से आएगा, एक नाइट्रोजन ये है, तो N2 हो जाएगा, और X यहाँ से मिल जाएगा, तो N2X बन जाएगा। इसके बाद देखिए कि प्रिय विद्यार्थी अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 6 का खा कह रहा है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो देखिए यहाँ पर निर्जलीकरण होता क्या है, हम सबसे पहले निर्जलीकरण के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, जब एक अणु से जल बाहर निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। यानी एक अणु हो हमारे पास, एक मॉलिक्यूल्स हो, और उससे H2O क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास है एथिल एल्कोहल, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, और H+ की उपस्थिति यानी एसिडिक मीडियम में, और 170 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसी एथिल अल्कोहल से ये तापमान है ना 170 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, तो OH यहाँ से, H यहाँ से, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2 बन जाएगा। ये क्या बन गया, एथीन बन गया हमारे पास। क्या बन गया, एथीन बन गया। देखिए इसकी क्रिया विधि हमें समझना है, क्या है क्रिया विधि कह रहा ना, अभिक्रिया की क्रिया विधि निर्जलीकरण, क्योंकि निर्जलीकरण हो गया क्योंकि H2O बाहर निकल गया, इसी को कहते हैं निर्जलीकरण। लेकिन हमें क्रिया विधि के द्वारा समझना इस अभिक्रिया को। तो क्रिया विधि में क्या, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या है कि जो हमारे पास अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल, ये हमारे पास जो एथिल अल्कोहल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, लोन पेयर। एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर हो गया। लेकिन H+ की उपस्थिति में H+ जाएगा, H+ कहाँ जाएगा, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। H+ यहाँ पर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको जो अपने साथ जोड़ लेगा, किसे हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। तो यहाँ पर क्या, कब जोड़ पाएगा, जब
इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, जब बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा तभी जोड़ेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। किस पर, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, अब यहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कार्बन से अधिक होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस और प्लस निरस्त हो जाएंगे, तो H2O बाहर हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना ऑक्सीजन ने, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये CH3 रहेगा। सेकेंड थर्ड स्टेप में क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास ये CH3 और बॉन्ड CH2 प्लस बना है ना, ये अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो CH2 यहाँ पर बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CH2 और H प्लस इससे निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रिय विद्यार्थी, एथीन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 6 का खा का अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला नंबर है कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा नंबर है राइमर टीमन अभिक्रिया, तीसरा नंबर विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोल्बे अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए कोल्बे अभिक्रिया में लिखना कैसे है, कि जब फिनाल की क्रिया, किसकी, फिनाल की क्रिया CO2 से 120 डिग्री सेल्सियस ये ताप होना चाहिए और 6 ATM दाब पर कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसे क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इतना ही आपको लिखना है, अब समीकरण भी दे देना है। तो देखिए फिनाल की क्रिया, ये हमारे पास फिनाल, ये क्या है, फिनाल, यहाँ पर लिखा ना जब फिनाल, तो ये फिनाल है हमारे पास, ये बेंजीन के ऊपर ओच लगा देना है। कि क्रिया किससे कराना, CO2 से कराना, यानी CO2 से कराना है। तापमान कितना रहेगा, 120 डिग्री सेल्सियस, और दाब 6 ATM रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जी CO2 गैस ना, ये उड़ते उड़ते कहाँ जाएगी, इस आर्थो पर जाएगी, या आप यहाँ भी भेज सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगी आर्थो पर, तो COOH बन जाए, क्योंकि जिस जगह पर जाएगी, क्योंकि हर जगह क्या एक एक हाइड्रोजन बैठा है, यहाँ पर हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन बैठा, तो CO2 अगर यहाँ जाएगी तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो COOH बना देगा। यही क्या है प्रिय विद्यार्थी, सैलिसिलिक अम्ल, ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर हमारे पास है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है ना। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए इसमें लिखना है कि जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म और NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसी से यहाँ पर बनाएंगे समीकरण। तो फिनाल लिखा है यहाँ पर, तो आप फिनाल का स्ट्रक्चर बनाइएगा। कि क्रिया किससे कराना, क्लोरोफार्म और NaOH, तो NaOH भी ले लेना है, ठीक है ना। तो देखिए जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ से CH, यहाँ से CH और ऑक्सीजन मिलकर CHO बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये CH है, ये CH है, और यहाँ से ऑक्सीजन भी मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा प्रिय विद्यार्थी। यही क्या है, सैलिसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये क्या होता है कि जब हाइलो एल्केन की क्रिया, किसकी क्रिया, जब हाइलो एल्केन की क्रिया, यहाँ पर जब हाइलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। यानी कि मतलब विलियमसन संश्लेषण जो ईथर संश्लेषण है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो क्या बनाने की विधि है, ईथर बनाने की विधि है। तो हाइलोएल्केन लेना है, तो हाइलोएल्केन का मतलब होता है RX, और किसके साथ कराने क्रिया, सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है RONA, क्या होता है, RONA होता है, तो क्या बनता है, ईथर। तो देखिए यहाँ से X और Na, तो NX निकल जाएगा और ROR बन जाएगी, ये क्या है, ईथर है प्रिय विद्यार्थी, ये क्या है, ईथर है, ये हमारा क्या, ईथर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन का आराम से, यहाँ से 7 का कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। क्या कह रहा है कि भैया जो यौगिक है ना, इनके IUPAC हमें नाम लिखना है। तो पहला नंबर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर जहाँ से क्रियात्मक समूह होता है ना, जहाँ पर वहीं से गिनती किया जाता है। यहाँ से यहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा है तो यहाँ से गिनती करिएगा, ठीक है ना। 1 2 नंबर पर क्या है, मैथिल है, तो 2 मैथिल लिखिएगा। पूरा स्ट्रक्चर है प्रिय विद्यार्थी बेंजाल्डिहाइड का, किसका,
ये बेंजल्डिहाइड का, तो लिखिएगा बेंजल्डिहाइड, ये नाम होगा, ठीक है इसका। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है हमारे पास CH3 का होल टॉइज, CH3 का होल टॉइज, CHCOCH CH3 का होल टॉइज। तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, इसका जब IUPAC नाम बनाइएगा तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मेथिल पेंटेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मेथिल पेंटेनॉन 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 3 नंबर पर भी ही लगा है क्या, ओन, यानी CO ग्रुप। क्योंकि आप कहीं से भी गिनती करिएगा, यहाँ से गिनती करिएगा या आप यहाँ से गिनती करिए, क्योंकि यहाँ से गिनती करिएगी, देखिए इस कार्बन से 2 CH3 हैं, ठीक है ना, तो 2 CH3 हैं तो एक CH3 से लगा देंगे गिनती करने के लिए, ठीक है ना। तो 1 2 और 3 4 और 5, ठीक है ना, 5 ही कार्बन की चैन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, ठीक है ना। सीधे जाओगे, एक नीचे की तरफ लटका दोगे, यानी CH3 2 है, एक नीचे तरफ एक सामने की तरफ लटका दोगे। इसी प्रकार यहाँ भी करोगे, 2 CH3 है तो एक यहाँ पर लटका दोगे और एक यहाँ पर लटका दोगे, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि मतलब 2 नंबर पर भी हमें क्या मिलेगा, यानी कि मतलब मैथिल मिलेगा, और 4 नंबर पर भी हमें क्या मिलेगा, मैथिल मिल जाएगा। जब इसका स्ट्रक्चर खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है CH3CHOCH3 है, ये क्या है, OCH3 कोष्टक में CHO है। तो OCH3 जो है प्रिय विद्यार्थी ये कहाँ पर है, ये इस कार्बन से अटैच है, किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी, और 1 2 3 प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चौथी नंबर हमारे पास है, ये HCOOOC है, HOOC है, यानी COOH है, और CH2 का होल 4 है, अब बॉन्ड COOH है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 कार्बन की चैन हो जाएगी, कितनी 6 कार्बन की चैन, जब इसे ओपन करोगे तो CH2 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 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लंबी कार्बन की चैन हो जाएगी 6 की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा ना, क्योंकि 6 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। तो 1 नंबर पर भी COOH है और 6 नंबर पर भी COOH है, तो 1,6 डाइओइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 5वां नंबर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या होगा IUPAC नाम, 1 2 नंबर पे क्या, फेनिल है, 2 फेनिल, 1 2 एथेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए प्रिय विद्यार्थी 7 का अथवा कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8H8O है, ठीक है ना, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, जिसको कहते हैं 2,4 DNP इसे कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। यह यौगिक टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, और न ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है, जिसका आणविक सूत्र ये है हमारे पास, ठीक है ना। यौगिक A और B को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ से पहले, यानी पहला पॉइंट क्या करिएगा आप, यौगिक A जो है या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। क्यों, यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि यह एल्डिहाइड होगा या कीटोन, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो हमारे पास ये यौगिक जो है ना, यौगिक, यहाँ से आप पॉइंट समझिएगा, ये जो यौगिक जो है टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। यानी कि मतलब ये जो हमारे पास अभिकर्मक है ना, टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। अगर इन दोनों को अपचयित नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कि ये अपचयित नहीं करता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अपचयित नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास यदि अपचयित नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, यह 100% कीटोन ही होगा। क्या होगा, यह कीटोन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो है कीटोन क्या करता है, कीटोन जो है अपचयित नहीं करता, किसको, फेलिंग विलयन को और टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, तो वो कीटोन ही होगा। तो हमारे पास क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास जो है, यहाँ से आपको समझना है कि जो हमारे पास जिसका आणविक सूत्र जो कह रहा है, आणविक सूत्र क्या है यौगिक का, ये है, यह जो है हमारे पास 2,4 और डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, जिसका कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है ना, 2,4 DNP अभिकर्मक के साथ
यानी अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता कह रहा है। तो जो हमारे पास यौगिक है एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन। क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, वो जो है दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो हैं वो 2,4 डीएनपी से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ से यहाँ तक ये नहीं समझ में आ सकता कि हो कौन सकता है, तो हम दोनों को मानेंगे, यानी एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। क्यों? क्योंकि दोनों जो है इससे क्रिया कर लेते हैं और नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करते हैं। लेकिन इसकी आगे कंडीशन क्या है, और जो है कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ अपक्रिया ने आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का क्या बनाता है, अवक्षेप बनाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से अभी ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे अभी, तो देखिए अभी इसके आगे से हम समझेंगे। तो हमारे पास दोनों यानी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों जो इससे क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना। तो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ए जो है ए या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है हमारी यहाँ से, यह यौगिक टालेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो प्रिय विद्यार्थी देखिएगा, जो हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड वो फेलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक दोनों को अपचयित करते हैं, लेकिन वो कहता नहीं करता। तो जो हमारे पास कीटोन ही ऐसे होते हैं जो टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो यौगिक होगा वो 100% क्या होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, जबकि वो कह रहा नहीं करता। अगर नहीं करता तो यही है, क्योंकि कीटोन नहीं करते अपचयित, ठीक है ना। तो वही लिखा यह है यदि यह टालेन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता तो यह कीटोन ही होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि यौगिक यानी I2 और NaO से क्रिया करके आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता तो यह एक मिथाइल कीटोन होगा। जबकि वो कह रहा है कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है, कह रहा है ना। तो अगर आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देगा तो हमारे पास 100% क्या होगा, हमारे पास कीटोन ही होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे पास आयोडीन की बात कर रहा है ना, आयोडीन क्या कर रहा है, आयोडीन, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ पीला अवक्षेप की बात कर रहा है, पीला रंग का अवक्षेप बनाता है। तो अगर पीले रंग का अवक्षेप बनाता है तो क्या होगा, वो मिथाइल कीटोन होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रिय विद्यार्थियों कौन है मिथाइल कीटोन, तो यही है हमारे पास, कौन है, ये जो यौगिक है जिसको कहते हैं एसिटोफिनोन, क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन कहते हैं, यही हमारे पास है एसिटोफिनोन, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बेंजीन और COCH3 ये हमारे पास यौगिक है। ये यौगिक क्या करेगा, ये क्रिया करेगा इससे क्रिया करेगा, यानी कि मतलब 2,4 DNP से क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ से हमारे पास एक ऑक्सीजन निकल के H2O बना देगा। और ये जो हमारे पास है ना कार्बन, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास एक यौगिक। अब देखिए यही जो हमारे पास जो यौगिक है ए, वो जो है क्रोमिक अम्ल, यानी क्रोमिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकरण से एक क्या बनाता है, क्रोमिक अम्ल द्वारा। जब प्रबल ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता कह रहा है, तो इसका क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, B नंबर बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है आयोडोफार्म परीक्षण भी देता है, पीला अवक्षेप बनाता है। तो I2NO से क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास आयोडोफार्म, क्या बन जाएगा, आयोडोफार्म बन जाएगा और बेंजीन COOH निकल जाएगा, ये हमारे पास, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, तीनों के तीनों समीकरण है प्रिय विद्यार्थियों। ये क्या है हमारे पास, तीनों के तीनों हमारे पास समीकरण हो जाएंगे। ये क्या है, यानी एसिटोफिनोन I2NaO से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, COONA और आयोडोफार्म बना देगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी 7 का खा कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B, C की संरचना दीजिए। पहला हमारे पास है CH3CH2I NaCN और A नंबर में कह रहा क्या बनेगा, OH माइनस है, B नंबर में क्या बनेगा NaOH और Br2 है और C नंबर में क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना, ये क्रिया करेगा CH3CH2I जो इससे क्रिया करेगा NaCN से, तो I और Na निकल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर CN लग जाएगी इसकी जगह, यानी I की जगह तो CH3CH2CN बन जाएगा। इसके बाद OH की उपस्थिति में यानी कि मैं क्षारीय माध्यम में क्रिया कराना, ठीक है ना, जल के साथ कराइएगा कि जब क्रिया कराएंगे जल के साथ, जल का एक अणु लेंगे तो H2O होता है, जल का एक अणु लेंगे जब क्षारीय माध्यम में तो H2O होता है, तो H2O यानी 2 हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास, और ऑक्सीजन इसके कार्बन के पास जाएगा तो ये बना देगा CH3CH2CONH2 बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा प्रकार का। अब जो एमाइड जो है NaOH
COH और Br2 से क्रिया करेगा। ये क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया में क्या होता है, CO गैस निकल जाएगी तो यहाँ पर CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। ठीक है, यही है प्रिय विद्यार्थियों कंपाउंड। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। दूसरे नंबर में C2H5N2Cl और CuCN है, ये सभी यहाँ पर है। ठीक है ना, दिए हैं। तो देखिए हम देखेंगे सबसे पहले ये जो क्रिया करेंगे इससे CuCN से, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा N2 निकल जाएगा, हमारे पास गैस है, और Cu निकल जाए, CuCl निकल जाएगा और CN यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद H2O लेना है, हमें क्या लेना है, H2O लेना है। क्या लेना है, H2O, जबकि यहाँ पर एक अणु है, हमें 2 अणु लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और H+ है तो 2 अणु लेंगे, तो 2 अणु लेंगे तो साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद NH3 के साथ क्रिया कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से सॉरी 1 हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, H2O निकल जाएगा और NH2 आएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो CONH2 बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरी अपक्रिया CH3 CH2Br है और KCN, और ये हमारे पास कह रहा है ये सभी यहाँ पर दिया है। ठीक है, कह रहा है क्या बनेगा, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो ये क्रिया करेगा इससे KCN से, तो KBr निकल जाएगा, CN यहाँ पर लग जाएगा, CH3 CH2CN बन जाएगा। LiAlH4 है ना, ये इसका काम होता है, ये अभिकर्मक ऐसा होता है जो अपचयन कराने का काम करता है। तो अपचयन होगा इसका, तो अपचयन होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे तो बन जाएगा CH2NH2 बन जाएगा ये पूरा। ठीक है, ये B नंबर में। इसके बाद HNO2 है और 273 केल्विन तापमान है। तो यहाँ पर अगर HNO2 से क्रिया कराया जाता जब भी एमीन की, तो ये NH2 जो है ना वो किस पर चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा। ये किस पर चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाता है, यानी अल्कोहल बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 7 का खा का अथवा कह रहा है पहला कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए जो हमारे पास है तीनों में विभेद की बात कर रहा है, ठीक है ना, विभेद की ही बात कर रहा है। तो पहला नंबर में हमारे पास है कि प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनाइड बनाता है। यह क्षार में क्या होता है, घुल जाता नहीं, विलय होता है। तो हमारे पास ये प्राथमिक एमीन है RNH2। प्राथमिक एमीन की बात करें, तीनों में विभेद करना में एमीनों की पहचान एक प्रकार से, तीनों में क्या पहचान है, क्या विभेद अंतर है। तो ये हमारे पास प्राथमिक एमीन है, वो क्रिया करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ये होता है सूत्र, CH5SO2Cl होता है। ठीक है, तो क्रिया करेगा तो यहाँ से क्या होगा, H एक निकलेगा, यहाँ Cl HCl निकल जाएगा और ये NH और R इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर लग चुका है। ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड क्या होता है, ये क्षार में घुल जाता है। ये क्या होता है, क्षार में घुल जाता है ये कंपाउंड, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि देखिए द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है और यह क्षार में क्या होता है, विलय नहीं होता। ये जो होता है क्षार में नहीं घुलता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर क्या, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र है, ये 2 डिग्री एमीन है, द्वितीयक एमीन है, एक नाइट्रोजन 2 एल्किल है। ठीक है ना, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये N और ये 2 R यहाँ पर लग जाएंगे। देखिए लग चुके हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये क्षार में नहीं घुल सकता, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये घुल जाएगा। ठीक है ना, तो वही है। अभी देखिए यहाँ पर इसके बाद है तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता, यहाँ पर क्रिया ही नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, अब देखिए यहाँ पर है समीकरण में, देखिए ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये तृतीयक एमीन है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो Cl निकलेगा ही नहीं, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का खा का अथवा कह रहा है, अथवे का दूसरा है, 7 का खा का अथवे का दूसरा कि एमीनों के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, क्यों समझाइए, ये कह रहा है ना। ठीक है ना, देखिए लिखना है आपको, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल हाइड्रोजन बंधन और स्थायी डाइमर का मतलब होता है 2 अणुओं का एक साथ जुड़ना। क्या होता है, 2 अणुओं का एक साथ जुड़ना होता है डाइमर का मतलब। ठीक है ना, बनाने क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, किनके पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास होती है, जिससे अधिक ऊर्जा क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, डिमांड होती है। हालांकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन होता है, यह एमीनो की तुलना में क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। यानी हाइड्रोजन जो हमारे हाइड्रोजन कह रहा हूँ, एल्कोहल जो है, एल्कोहल का जो हाइड्रोजन बंध होता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, किसकी तुलना में, एमीनो की।
जिससे क्या होता है एमीनो का क्वथनांक क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, फिर इसके बाद अल्कोहल का, फिर इसके बाद होता है हमारे पास यानी कि मतलब एमीन का, ठीक है ना। यानी सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल, उससे कम अल्कोहल, उससे कम एमीन। तो यही प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका सेट समाप्त होता हुआ, इसके बाद मिलेंगे अगले सेट में। तो प्रिय विद्यार्थियों कृपया करके ये पूरा वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार से यदि ये हमारे वीडियो आपको पाना है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।